नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। बिहार में काबा, सब पूछ रहे थे काबा कब होगा, कैसे होगा, और अंततः हो ही गया। बिहार की राजधानी पटना में राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत पहुंच ही गए और उन्होंने फैसला कर दिया। अशोक गहलोत को तो आप जानते ही हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार गिराने की बड़ी कोशिशें हुई, परंतु उन्होंने सबको फेल कर दिया और जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। कांग्रेस में ऐसे नेता बचे नहीं हैं। अशोक गहलोत बड़े सीनियर हैं, इसलिए वो बाहर के ऊपर ज़्यादा काम करने पे लगाया गया है उनको। क्या किया उन्होंने जाके कि बिहार के अंदर महागठबंधन जो बना था बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, उसमें किसी ना किसी किस्म का समन्वय पैदा किया जाए, यूनिटी दिखाई जाए। क्योंकि सोशल मीडिया बाकी सब जगह ये चल रहा था कि महागठबंधन टूट गया, उसमें एक लड़ाई हो गई, सीटों पे बंटवारे में कोई भी फैसला नहीं हुआ, परंतु उसकी बात उन्होंने नहीं की। परंतु महागठबंधन का महा यूनिटी बनाने के लिए वहाँ पर उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उसमें क्या किया, इसी पर करेंगे हम आज की प्रभुवाणी। 5 स्टार होटल, उसके अंदर अशोक गहलोत, वहाँ पर स्टेज पे सब बड़े नेता बैठे हुए थे। एक तरफ तो बैठे थे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, और वहाँ पर दिनेश भट्टाचार्य जो CPI-ML के नेता हैं, दीपांकर, वो भी बैठे थे। हर पार्टी के गठबंधन के लोग वहाँ पर स्टेज पर बैठे थे। सबको उम्मीद थी क्या होने वाला है, होगा वही जो अशोक गहलोत चाहेंगे। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने घोषणा कर दी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। उनके नेतृत्व में सारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा और वो ही हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। अभी तक रुका हुआ था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। मुख्यमंत्री का और कोई चेहरा अपोजिशन के पास नहीं था, ये सबको पता है। कांग्रेस के पास तो है नहीं, CPI-ML का बन नहीं सकता। और मुकेश सहनी जो पहली बार हुआ है, वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। महागठबंधन के जो हैं, उनको 15 सीटें मिली हैं। तो इसलिए तेजस्वी स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के नेता थे, परंतु कांग्रेस पार्टी उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। जो पोस्टर पर पीछे लगाए गए थे, उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की गई, जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मैं तो था नहीं, कि राहुल गांधी का फोटो वहाँ पर लगाया नहीं गया था। इसलिए फोकस क्या था, अगर ये बात सच है, फोकस ये है कि महागठबंधन का एक ही चेहरा होगा, जिसका नाम है तेजस्वी यादव, जिनके पिताजी का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिनकी मां का नाम है राबड़ी देवी। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विरासत में मुख्यमंत्री का पद उनको मिलेगा, ये उन्होंने घोषणा कर दी। मिलेगा तब जब जीतेंगे। पर एक बहुत बड़ी बात जो उसके अंदर हुई कि पहली बार कोई छोटी पार्टी, जिसे विकासशील पार्टी कहते हैं, VIP के नाम से मानी जाती है वो पार्टी, विकासशील इंसानियत पार्टी, मुकेश सहनी उसके नेता हैं। अशोक गहलोत ने कोशिश अनाउंस कर दिया कि वो गठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार होंगे, कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट तो नहीं हो सकते, कैंडिडेट तो अब होंगे जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद मेजोरिटी आएगी, उसके बाद वहाँ के सदस्य चुनेंगे उनको। परंतु मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना और तेजस्वी को मुख्यमंत्री अनाउंस करने के पीछे क्या कारण थे? पर सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि तेजस्वी को अनाउंस करने में इतना टाइम क्यों लगा? कि कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं नहीं, 19 सीटें उनके पास थी, सत्ता लड़ी थी। क्या तेजस्वी को देर से अनाउंस करने के पीछे ये था कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें उनसे लेना चाहती थी, ताकि वो प्रभावित कर सकते कि किस तरह की सरकार बनेगी? परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को नहीं कहा कि कांग्रेस का भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, कि उनको पता भी नहीं जीतेगा कौन। उनके जितने भी 60, 61 या 62 इलेक्शन लड़ेंगे, उनमें से कितने जीतेंगे, कौन जीतेगा, कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा नहीं की। परंतु मेरी जानकारी तो ये है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक नहीं होंगे, कम से कम 3 या 2 तो ज़रूर ही होंगे, जिसमें से एक कांग्रेस पार्टी का भी होगा, एक लेफ्ट का भी हो सकता है। कि लेफ्ट के अंदर जो बातें चल रही थी कि 35 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और सहनी साहब के 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 15 में स्ट्राइक रेट कितना होगा, अगर 50% भी हुआ तो 7 सीटें लड़ जीतेंगे।
और लेफ्ट वाले ज़्यादा जीतेंगे। हालांकि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो हैं वो सत्ता में विश्वास नहीं करते, वो केवल रेवोल्यूशन में विश्वास करते हैं। परंतु इसलिए देर हो गया कि सबको मनाने की कोशिश हो रही थी, बंदर बांट तो नहीं करूँगा, कि जीतेंगे तो कौन क्या बनेगा, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही थी। और क्योंकि 243 सीटें कुल हैं, 258 सीटों पर गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। 7-8 पार्टियां उसके अंदर हैं, पर मेनली जो पार्टी हैं उसके अंदर आरजेडी है, कांग्रेस है, मार्क्सिस्ट एमएल है, सीपीआई है, सीपीएमएल है, वीआईपी है और छोटी मोटी और पार्टियां भी हैं। तो सीटों का बंटवारा तो हो चुका है। कांग्रेस ने भी अपने सब सीटों को घोषित कर दिया। अशोक गहलोत ने अनाउंस किया, वहाँ पर क्या अनाउंस किया कि तेजस्वी यादव सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। क्यों हैं? कि सारा बिहार उनको चाहता है। क्यों हैं? कि बिहार के युवा उनको चाहते हैं। क्यों क्या हैं? क्योंकि उन्होंने जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने रोज़गार सबसे ज़्यादा दिए थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काम करने का अच्छा है। और इस तरह से उन्हें मुकेश सहनी ने भी कहा कि सारा बिहार तेजस्वी को चाहता है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से चलें तो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का सबसे पॉपुलर कैंडिडेट कौन है? तो तेजस्वी यादव ही आते हैं नंबर 1 के ऊपर। सिटिंग चीफ मिनिस्टर 20 साल से जो है नीतीश कुमार, वो तीसरे नंबर पर भी जाकर आते हैं। इसलिए तेजस्वी को बनाने के पीछे कोई उन्होंने फेवर नहीं की। तेजस्वी वहाँ पर ऑल्टरनेटिव चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब सिटिंग, जैसे शैडो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जैसे ब्रिटेन के अंदर था शैडो प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन का होता है। इसलिए तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। उम्र उनकी 33 साल है, आगे जाकर कैसे चुनाव लड़ेंगे, परंतु कारण क्या है? अब तेजस्वी जी अनाउंस हो गए। तेजस्वी जी ने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया चीफ मिनिस्टर? अभी तक ये लगता कि उनके साथ केवल यादव या मुस्लिम हैं, परंतु सीटों का जिस तरह से बंटवारा उन्होंने किया, मेरे को लगता है उन्होंने एक नया जाति समीकरण खड़ा किया है। यादवों को सबसे ज़्यादा सीटें तो मिली हैं, परंतु तेजस्वी ने सीटों को इस तरह से बांटा है जिससे लगता है कम से कम उन्होंने अपनी 50 से ज़्यादा जातियों को सब उसके अंदर रिप्रेजेंटेट दिया है। जातियाँ, छोटी जातियाँ, बड़ी जातियाँ, जातियों के अंदर सब जातियाँ, सबको मिला करके दिया है। अगर देखें तो यादव 53 है सबसे ज़्यादा, दलितों को 20 दलितों को, कि ये कहा जाता है कि यादव और दलितों की बनती नहीं है, परंतु 20 सीटें देना, 143 सीटें वो लड़ रहे हैं, उसमें से 20 सीटें देना, रिजर्व सीट तो देना ही होता है, परंतु 20 सीटों को देना एक अपने आप में एक संकेत है कि यादव दलितों का एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बाद समझ आ गई कि कांग्रेस को लगता था कि दलित वोट केवल उन्हीं के पास हैं, परंतु दलितों को सबसे ज़्यादा सीटें दे करके तेजस्वी यादव ने दलितों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट है, 18 मुसलमान लोगों को टिकट दी है उन्होंने। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या वहाँ पर 20% है, सीटें उनको 12% मिली हैं, जितने लोग होने चाहिए उतना हिस्सा होना चाहिए, जैसे कांग्रेस का नारा था, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं फिर अगर यही है कि पॉपुलेशन की बेसिस पे सीटें होनी है तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू तो 80% है, तो 80% सीटें हिंदुओं के पास रहनी चाहिए। ये तो होता है, परंतु 18 मुसलमान भाइयों को भी उन्होंने टिकटें दी। कोरी जो लोग हैं, जो बड़ी बैकवर्ड लोग हैं, उनको 14 दी, ईबीसी को 12 दी, वैश्य जिनके खिलाफ लालू जी पहले बोलते थे किसी ज़माने में, 8 लोगों, वैश्य लोगों को 8 लोगों को सीटें दी। और राजपूत जिनसे कभी बनती नहीं थी, तेजस्वी यादव ने 6 राजपूतों को भी दी और भूमिहार 6 लोगों को दी, और तो और 3 ब्राह्मणों को भी सीटें उन्होंने दी हैं। तो जिस तरह से, और कुर्मी एक है, बाकी अन्य 3 लोग हैं, सबको मिला करके उन्होंने सीटें दी हैं। तो कांग्रेस को समझ आ गया कि तेजस्वी यादव जाति सवर्ण कराने में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सब जातियों को अपने साथ मिला लिया क्योंकि उनके पास सीटें ज़्यादा हैं देने के लिए। पर एक उन्होंने तुरप की चाल चढ़ी, जिसे ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं आप, 24 महिलाओं को उन्होंने सीटें दी। 24 सबसे ज़्यादा, यानी कितने परसेंट अगर देखें, 10% तो टोटल असेंबली की हो गई, पर 143 के अंदर देखें तब उसके अंदर लगभग वो भी 20% बनती है। 20% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तेजस्वी यादव दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं, इसकी भी एक काट कांग्रेस के पास नहीं थी, कि कांग्रेस के पास महिलाओं के लिए वोट नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि तेजस्वी के पास जातियां भी हैं, महिला भी हैं, युवा भी हैं,
मुस्लिम भी हैं, यादव तो हैं ही उनके साथ। तो तेजस्वी के अलावा उनके पास चारा नहीं था कि किसी और को बना सकते थे। परंतु तेजस्वी ने क्या किया कि अभी तक तोड़ने की कोशिश की कि मोदी जी की सबसे समर्थक वोट बैंक है महिलाएं। पिछले भी चुनाव के अंदर अगर देखें वोटों को आंकड़े जो दिखाते हैं ओपिनियन पोल वाले कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी के नाम पर वोट दिया। महिलाओं की वजह से वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी। इसलिए तेजस्वी ने उस फार्मूले को मोदी को करने की एम महिला, तो तेजस्वी ने डबल एम की बात कर दी, महिला और मुसलमान। एम वाई की बात करते हैं कि तेजस्वी के पास मुस्लिम और यादव हैं, उसने डबल एम वाई कर दिया। सबसे ज़्यादा 24 सीटें महिलाओं को दी और उनके साथ बाकी घोषणाएं भी की। डबल एम की मतलब ये है कि महिला प्लस मुस्लिम मिलकर के प्लस यादव मिलकर के वो एक किस्म से बहुत पावरफुल सामाजिक और जातीय समीकरण बना रहे हैं। अगर मोदी जी ने कहा कि हम 10,000 प्रति महिला को देंगे कामकाज शुरू करने के लिए, तो उसने क्या कहा तेजस्वी ने, मैं 30,000 रुपये दूंगा और 1.5 लाख महिलाओं को 30,000 रुपये हर महीने दूंगा, जिसको उन्होंने कहा जीविका दीदियों को। उससे पहले 2,500 रुपये हर महीने मिलेंगे हर महिला को। तो बिहार में इलेक्शन चुनाव तो हो रहा है जातियों पर, परंतु दोनों तरफ महिलाओं के वोट किसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसके ऊपर लगा हुआ है। तेजस्वी हैं, उन्होंने डबल एम की बात की, महिला मुस्लिम को लगाना है, मुस्लिम को सबसे ज़्यादा वोट दी, सीटें दी और सबसे ज़्यादा महिलाओं को भी सीटें दी। तो इसलिए लगता ये है जैसे अशोक गहलोत ने कहा कि समझौता तो हो गया हमारा, कि चार्ज लग रहा है कि उनके साथ समझौता नहीं है। 258 सीटों पर लड़ रहे हैं गठबंधन के लोग, जबकि 243 सीटें हैं, तो जीत नहीं सकते, आपस में झगड़ा हो रहा है। तो अशोक गहलोत ने अनाउंस किया इतनी बड़ी संख्या में जब लड़ेंगे तो 5-4 सीटों पे तो झगड़ा होता है, कई बार फैसला नहीं होता। तो इसलिए 95% सीटों पर फैसला हो गया है। मुख्यमंत्री भी हमने चुन लिया है, उप मुख्यमंत्री भी चुन लिया है, तो सारे गठबंधन के अंदर फैसला हो गया है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हम बना के रहेंगे। और मुकेश सहनी ने घोषणा कर दी कि मैंने तो बीजेपी से बदला लेना है। पिछली बार मैं उनके साथ रहा, उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, इस बार मेरे कैंडिडेट भी तोड़ने की कोशिश की, मैं उनसे बदला लेके रहूँगा। और जिस तरह से कि मल्लाह हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं, तो राम की नैया पार लगाने का ठेका उन्होंने ले लिया है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास उस इलाके के अंदर आसपास जो है गंगा किनारे 50 सीटों के ऊपर असर उनका है, वो जितवा सकते हैं। हालांकि खुद 15 सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, परंतु उनको डिप्टी चीफ उनसे अनाउंस करने के पीछे एक सामाजिक संदेश भी देना चाहते थे तेजस्वी यादव, ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट अगर कोई बनेगा उसके मुकाबले में एक आदमी वहाँ पर लोकल भी होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव पॉइंट क्या है तेजस्वी यादव के लिए। ये तो उनके लिए कांटों भरा ताज लगा दिया गया है। जीतेंगे कैसे बनेंगे कि कब कितने एमएलए जीतेंगे, 243 में से 122 एमएलए चाहिए। अगर इनके 75 पिछली बार जीत करके आए थे, उससे ज़्यादा जीतते हैं और सहनी जी अच्छी तरह जीतते हैं। हालांकि पिछले बार 23% वोटों के ऊपर 75 सीटें मिली, नंबर 1 पार्टी बनी थी। तो जीतने के बाद सरकार इनकी कैसे बनेगी तो बात की बात है, परंतु देखने की बात ये है कि इनके साथ नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। ये कांटों भरा जो ताज दिया गया है इनके ऊपर, एक तो यंग हैं, इतनी सारी पार्टियों को लेकर के चलना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है कि हर एक को लालच होगा, कास्ट कॉम्बिनेशन होगा, कई क्रिमिनल लड़ रहे हैं, बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो उनको सबको साथ लेकर के बिठाना बड़ा मुश्किल होगा। जिताना इलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है कि साधन उतने उनके पास नहीं हैं कि वो रूलिंग पार्टी में रहे नहीं हैं, तो साधनों के हालांकि यात्रा कर रहे हैं, परंतु एक ये है कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार के अंदर चेहरा केवल एक होगा। जो एडवांटेज कि तेजस्वी के नाम से चुनाव वहाँ पर लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव ज़रूर लड़ा जा रहा है, पर जब पोस्टर लगे वहाँ पर तो नीतीश के साथ मोदी का भी पिक्चर लगेगी, अमित शाह की भी पिक्चर लगेगी,
परंतु तेजस्वी के साथ ये सुनने में आया है कि राहुल के पोस्टर चुनाव के दौरान नहीं लगेंगे, जब रैली होगी या कोई और प्रचार होगा उसके अंदर होंगे। अभी तो मैंने देखा आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा जा रहा है कि आरजेडी अलायंस जो है महागठबंधन 243 सीटों पर लड़ रहा है। हर सीट पर नाम क्या है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, एक से लेके 248 जितने पोस्टर बने हैं उसके ऊपर केवल एक ही चित्र है तेजस्वी यादव, कैंडिडेट का भी नहीं ना है। तो कैंडिडेट गौण हो गए हैं, वहाँ पर इररिलेवेंट हो गए हैं। तेजस्वी पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन वहाँ पर आ गया है, जान के बनाया है कि गठबंधन महागठबंधन की जो मेरी लोगों से बात हुई कि तेजस्वी को पर्सनैलिटी बेस्ड बनाने से इलेक्शन, तेजस्वी की आस पर लड़ाने से नुकसान तो है, परंतु सबसे फ़ायदा ये है कि वो एक जवान है। दूसरा ये है, एनडीए के गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, इसलिए गहलोत साहब ने सवाल यही पूछा, मुकेश सहनी ने भी सवाल यही पूछा कि एनडीए का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? हमारा तो ये है। तो इसको गहराने के लिए कि एनडीए को बैकफुट पे डालने के लिए उन्होंने घोषित कर दी कि तेजस्वी हमारा यूनानिमस कैंडिडेट है। उस तरफ नीतीश कुमार कैंडिडेट नहीं है, हालांकि जेडीयू ने कहा कि हमारे कैंडिडेट हैं, परंतु औपचारिक रूप से घोषणा उनकी अभी तक नहीं हुई है। तो एक तो फायदा ये है कि नीतीश कुमार के सामने कौन जीत सकता है? सिर्फ तेजस्वी जीत सकता है। नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी वो चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये भी है कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर बड़े अटकलें लगी जा रही हैं। ये भी है कि जेडीयू के लोग जीतेंगे नहीं, कि संजय झा जो हैं पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से जेडीयू में चले गए, अब उनके वहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सब फैसला वही करते हैं। तो लोगों को शक रहता है कि जेडीयू क्या बीजेपी की बी पार्टी है नीतीश के बाद। हालांकि संजय झा सबसे मिलजुल कर रहते हैं, हर एक से बात करते हैं, परंतु अल्टीमेट पावर सेंटर जो हैं वहाँ पर संजय झा को माना जा रहा है। पर नेगेटिविटी भी है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो बीजेपी इसका प्रचार कर रही है कि आप अगर आरजेडी को वोट देंगे तो क्या जेल जाने वाले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? क्यों चार्जशीट उनके ऊपर लागू हो गई है, रेलवे स्कैम के अंदर तेजस्वी के ऊपर लागू चार्जशीट बन गई है। तो उनका ये कहना है कि जिसके ऊपर चार्जशीट है उसको कभी भी जेल भेजा जा सकता है। तो ये एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी को ये दूर करने में बड़ी परेशानी हो सकती है कि जब वो अगर उनका बन भी गए मुख्यमंत्री, अगर वो मेजोरिटी लेकर भी आ गए, उस दौरान के अंदर कोर्ट के अंदर उनको सज़ा हो गई, जैसे उनके लालू प्रसाद जी यादव को हुई थी, जैसे सोरेन साहब को हुई थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या ये भी संभावना हो सकती है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तेजस्वी कैसे प्रूव करेंगे कि वो इसके अंदर बेकसूर निकलेंगे, कि पॉलिटिशियन को सज़ा होती रही है, बहुत सारे केस उनके चल रहे हैं, तो अगले 5 साल के अंदर किसी न किसी केस के अंदर कोई ना कोई फैसला आने की ज़रूरत संभावना हो सकती है। तो इसको भी दूर करने के लिए क्वेश्चन मार्क उनकी लीडरशिप के ऊपर उठा रहेगा। दूसरा ये है कि जैसे उनके ऊपर किसी किस्म की कठिनाई आती है कि जितने छोटे मोटे दल हैं, क्या उनको लेकर लेंगे सरकार या छोड़ के चले जाएंगे? साम दाम दंड के अंदर तेजस्वी यादव क्या मोदी और शाह के ऊपर हावी पड़ेंगे? वो तो तभी होगा जब उनको 243 में से डिसाइसिव यानी कि अच्छी सारी 140-145 सीटें आती हैं, तब तो तोड़ फोड़ की संभावना बहुत कम होगी। नहीं तो जैसे पहले हुआ था कि सीटें इनके पास थी, नीतीश चाचा बन गए थे मुख्यमंत्री, और बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा थी कि दोनों मिलकर के सरकार बना सकते थे, इसलिए छोड़ के चले गए थे। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके विरोध में जो भी जीतेगा, उनका कोई भी कॉम्बिनेशन इनकी सीटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि अल्टरनेटिव सरकार नहीं बन सके, वहाँ पर छोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार नहीं बने। ये सबसे बड़ा इनका चैलेंज है। इसलिए बीजेपी को अब पहले से कम सीटों पर जीतने देना, ये दूसरी चेतावनी उनके साथ है। परंतु सबसे बड़ी यह है, परिवार के अंदर जो कलेश चल रहा है, तेज प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सेटल करना है। वो इनके वोट काटेंगे या नहीं काटेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बाकी प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, उनका भी असर किन सीटों पर होता है, ये भी देखने वाली है। परंतु अभी ये तय हो गया कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट घोड़ा जो है उसके ऊपर दूल्हा बिठा दिया गया है। दूल्हे के ऊपर, सिर के ऊपर जो पहना रखा है उन्हें पगड़ी, उसमें फूल कम हैं, सजावट कम है, कांटे ज़्यादा दिखाई देते हैं,
वो किस तरह इसको निभाएंगे ये समय बताएगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करें किसी और इश्यू पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर भी मेरी प्रार्थना, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्री लिखिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी मीठी खट्टी बुरी, मैं बुरा कभी नहीं मानूंगा और कोशिश करूंगा कि जवाब भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।